my dear students, welcome to our channel NCERT शिक्षक एंड प्रभावी मिश्रा। पिछली क्लास में हम क्लास 8 का NCERT का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में फोर्स के बारे में अच्छे से समझा। तो आज की क्लास में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, मेरे हैंड में ये एक हैमर है और ये एक नेल है, ठीक है। ये है नेल का हेड वाला पोर्शन और ये है पॉइंटेड एंड। अब अगर हमें इस नेल को इस वॉल में फिक्स करना होगा तो मैं क्या करूंगी, ये जो इसका हेड वाला पोर्शन है इस पर मैं हैमर से बीट करूंगी और ये जो पॉइंटेड वाला पोर्शन है ये फिक्स हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये नेल आसानी से फिक्स हो जाएगी। अब देखिए, अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको बीट कर रही हूँ इस पॉइंटेड पोर्शन से, ठीक है। बीट करना मीन्स फोर्स लगाना। अगर मैं हैमर से इस पॉइंटेड पोर्शन पे फोर्स लगा रही हूँ और ये जो हेड वाला पोर्शन है इसको मैं वॉल में फिक्स करने की कोशिश करूँ, ऐसे पॉइंटर पे फोर्स लगाकर, और ये वाला जो हेड वाला ब्लंट एंड है इसे मैं फिक्स करने की कोशिश करूँ, तो क्या आसानी से फिक्स होगी ये नेल? नहीं, है ना। बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और तब भी हो सकता है ये नेल ना लग पाए, ना फिक्स हो पाए वॉल में, है ना। जब भी आपको कुछ भी कट करना होता है, वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, तो आप हमेशा नाइफ का ये जो ये शार्प एंड है, शार्प वाला एंड ही क्यों यूज करते हैं? उधर ही साइड से आप क्यों कट करते हैं? आप कभी ब्लंट वाले एंड से वेजिटेबल को कट करके या फ्रूट को कट करने की कोशिश करके देखिए, आसानी से नहीं कटती है ना। बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसके बाद भी ठीक से नहीं कट पाती है। मीन्स वो एरिया, जिस एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो एरिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फोर्स का, वो जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसका कोई इफेक्ट हो, तो इसके लिए जिस एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं ये वो एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आइए अब हम प्रेशर को समझते हैं। तो आइए हम प्रेशर की डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। किसी भी एक यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स लग रहा होता है उसी को ही हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जब हमने नेल वाला एग्जांपल देखा था तो नेल के हेड पे फोर्स लग रहा था, तो उस उतने यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे थे वही होता है प्रेशर, और उसी प्रेशर के कारण नेल फिक्स हो रही थी, ठीक है। अब देखिए, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। मतलब जो भी ताकत किसी भी एक छोटी सी जगह पर लग रही होती वही होता है प्रेशर, ठीक है। अब देखिए, ये जो ये पोर्टर है ये अपने हेड पे इतना ज्यादा हैवी लोड उठाए है ना, और वो सारा लोड रखने से पहले उसने क्या किया है, एक क्लॉथ को रोल करके रख लिया है अपने हेड पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ये कपड़े के टुकड़े को ऐसे गोल गोल करके अपने सर पे क्यों रखते हैं और उसके ऊपर इतना सारा हैवी लोड उठा लेते हैं? देखिए, ऐसा करने से जो लोड है उसका, उनके जो हेड का जो एरिया है उससे कांटेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। लोड और हेड का जो एरिया है उससे उसका कांटेक्ट बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, जब एरिया बढ़ रहा है ना, एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है ना। एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो रहा है और इसीलिए उन्हें भार कम लगता है, ठीक है, और वो आसानी से उठा लेते हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जब नेल के पॉइंटेड एंड पर हम फोर्स लगा रहे थे तो वो आसानी से लग जा रही थी, है ना। इस वाले एंड पर हेड पे हम हैमर से बीट कर रहे थे, ठीक है। और ये वाला एंड जब वॉल में फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे तो जब हम हैमर से बीट कर रहे थे फोर्स किस पे लग रहा था, ये जो पॉइंटेड एंड है इस पर लग रहा था, ठीक है। और ये पॉइंटेड एंड फिक्स हो जा रहा था वॉल में आसानी। और जब हम नेल को उल्टा कर रहे थे तो वो फिक्स नहीं हो पा रही थी आसानी से। क्यों? आप खुद ही देखिए, ये जो ये नेल का ये छोटा सा, ये जो पॉइंटेड एंड है नेल का, इसका सरफेस एरिया कितना कम है, और ये जो ये हेड है इसका सरफेस एरिया इसकी अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है। और ये देखिए, इस फॉर्मूले में भी एरिया ऑन विच एक्ट्स कहाँ है, ये डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में। यानी जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, और जब एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर हमें किसी चीज पे ज्यादा प्रेशर लगाना है तो उसका एरिया हमें
घटाना होगा, और अगर कम प्रेशर लगाना है, जैसे लोड कम लगे, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। जो कांटेक्ट है, लोड का हेड से कांटेक्ट है, उसको बढ़ाना होता है। ठीक है, द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। देखिए वही चीज मैंने लिख दी है, जितना ही एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, फोर्स सेम अप्लाई करते हैं, जैसे हमने नेल में भी फोर्स सेम अप्लाई किया था। जब नेल को ऐसे सीधा रख के हम हैमर से बीट कर रहे थे तब भी उतना ही फोर्स लगा रहे थे, और जब उल्टा कर रहे थे तब भी उतना ही फोर्स लगा रहे थे। लेकिन जब पॉइंटेड एंड फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पे एरिया कम था, इसलिए प्रेशर ज्यादा लग रहा था और आसानी से वो फिक्स हो जा रही थी। ठीक है, अब देखिए वही वाला मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। जो अभी मैंने आपको समझाया है वही चीज मैंने लिख दी है। द सेम फोर्स therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank। अब देखिए यही वजह है कि जिन भी टूल्स का कटिंग में यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको नाइफ का भी दिखाया था, तो उनके एंड्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं। ठीक है, शार्प एंड क्यों होता है? एरिया घटाने के लिए, जिससे प्रेशर ज्यादा लगे। ठीक है, सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए, और इसीलिए शोल्डर बैग जो होते हैं उनकी स्ट्रैप्स आपने देखी होंगी वो ब्रॉड होती हैं। क्यों? वो थिन नहीं होती हैं, वो ब्रॉड होती हैं। उससे सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया बढ़ाकर क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए हमें इतना ज्यादा हैवी नहीं लगता है, हम वो शोल्डर बैग आसानी से कैरी कर पाते हैं। अब देखते हैं कि क्या लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब देखिए आपने मजदूरों को भी देखा है कि वो भी इतना हैवी लोड उठाते हैं। ठीक है, तो वो भी ऐसी चीजों का यूज करते हैं। तो ऐसा आखिर एरिया घटाने बढ़ाने से ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए सिंपल सी बात है, आप खुद ही सोचिए कि जैसे कोई इतनी बड़ी सी चीज है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस पे हम ताकत लगा रहे हैं। अब अगर हम इस पूरे पे अपने हाथों को, इस पूरे को ऐसे प्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है, तो देखिए जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, जो भी ताकत लगा रहे हैं, वो इस पूरे एरिया पे बट जाएगी। ठीक है, अब जब वो इतने सारे एरिया पे वो ताकत हमारी बट जा रही है, तो क्या हो रहा है? बट रही है, इसीलिए कम प्रेशर लग पा रहा है। ठीक है, अब वही वो उतनी सारी ताकत अगर हमें इतने सारे एरिया पे नहीं, सिर्फ इतने ही एरिया पे लगानी हो, अब हम वही ताकत लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अब ताकत बट तो रही नहीं है, अब सारी की सारी ताकत सिर्फ इतने ही एरिया पे लग रही है, तो इस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक में एक ही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब या फिर प्लास्टिक पाइप लेना है। ठीक है, इसके एक एंड पर रबर बलून को स्ट्रेच करके लगा देना है। ठीक, अब पाइप को वर्टिकल पोजीशन में रखकर, ठीक है, बीच से पकड़ना है। अपने एक फ्रेंड की यहाँ पे हेल्प ले लीजिए और उससे उस पाइप के अंदर वाटर पोर करने के लिए कहिए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये पहली वाली पिक्चर में, मतलब पहले उसको कम फिल करिए वाटर से। ठीक है, तो वो आपने स्ट्रेच करके लगाया था रबर बलून, वो नीचे की तरफ बल्ज आउट हो गया है ना, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा इस वाली पिक्चर में, वो बल्ज आउट हो गया है। ठीक, अब आप अपने फ्रेंड से थोड़ा सा और वाटर उसमें ऐड करने को कहिए। अब देखिए इस ग्लास ट्यूब में आपको दिखाया गया है काफी ज्यादा वाटर फिल कर दिया गया है, तो आप ये यहाँ पे रबर बलून देख सकते हैं, वो काफी ज्यादा बल्ज आउट हो गया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? इस वाली एक्टिविटी से हमें ये पता लग रहा है कि जो लिक्विड है, जो भी ये वाटर फिल किया गया है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, उस रबर बलून पे, और साथ ही साथ कितनी हाइट तक वाटर फिल किया था ये भी डिपेंड कर रहा है कि कितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। जैसे पहली वाली ग्लास ट्यूब में देखिए कम वाटर फिल किया था तो वो कम प्रेशर लगा रहा था रबर बलून पे। ठीक है, दूसरी वाली में हाइट बढ़ा दी वाटर की, ठीक है, लिक्विड की हाइट बढ़ा दी, तो क्या हो रहा है? प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है ना। आप इस एक्टिविटी को 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, अलग अलग हाइट में वाटर फिल करिए और देखिए कि रबर बलून पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आपको एक रिलेशन दिखाई देगा वाटर की हाइट में और ये जो ये रबर बलून है इसके बल्ज आउट होने में, एक रिलेशन आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन कंटेनर के बॉटम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा ये कंटेनर में वाटर की हाइट पर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तभी तो जब वाटर ज्यादा बढ़ा दे रहे थे तो बॉटम पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, जब वाटर की हाइट कम थी तो
प्रेशर कम एक्सर्ट हो रहा था, ठीक है। तो देखिए वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना, जितनी ज्यादा हाइट बढ़ रही थी उतना ही कंटेनर के बॉटम पर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा था। अब देखिए आपकी बुक में एक और एक्टिविटी दी है, एक प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए, ठीक है। उसमें एक सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब अटैच करना है। ये जो ये बॉटम है इससे कुछ सेंटीमीटर ऊपर अटैच करना है, ठीक है। आप किसी बड़े की हेल्प ले लीजिएगा, वो थोड़ा सा ग्लास ट्यूब को हीट करके और उसे तुरंत बॉटल में फिक्स कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ज्वाइंट से वाटर लीक ना हो। तो इसके लिए आप मोल्टन वैक्स जो होता है, जो मोम होता है, उसे आप ज्वाइंट पर लगा दीजिएगा तो वो सील हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस ग्लास ट्यूब का माउथ एक रबर शीट से कवर कर दीजिए। अब ग्लास ट्यूब का माउथ आप एक रबर शीट से कवर कर दीजिए। बॉटल को हाफ फिल कर लीजिए वाटर से, ठीक है। अब रबर शीट आपको बाहर की तरफ बल्ज होती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। जब आप वाटर फिल करेंगे तो वो जो आपने रबर शीट लगाई थी वो बल्ज आउट हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा और वाटर फिल कीजिए। क्या आपको कोई भी चेंज नजर आया? जब आप उसमें और वाटर फिल कर रहे हैं तो क्या वो जो बल्ज आउट हुआ था रबर, वो और ज्यादा बल्ज आउट होगी? तो ये वाली एक्टिविटी आप करके देखिएगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लग रहा है कि जो लिक्विड है वो कंटेनर की वॉल्स पर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। बेटा ये मैंने थर्ड पॉइंट में लिख दिया है, मुझे ये सेकेंड पॉइंट पे लिखना चाहिए था, तो आप लिख लीजिएगा। अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। वो कंटेनर की वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, इसीलिए तो वो साइड में हमने रबर लगाई थी वो बल्ज आउट हो रही थी। लिक्विड बॉटम पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था और साथ ही साथ कंटेनर की वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब देखिए एक और एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है या फिर आप टिन कैन भी ले सकते हो, यूज्ड टिन कैन। इस बोतल में आपको चारों तरफ बॉटम से सेम हाइट पर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेम हाइट पर चारों तरफ आपको कुछ होल्स बनाने। आप 4 होल्स बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो होल्स की जो हाइट हो वो सेम हो, ठीक। अब इस बॉटल में आप वाटर फिल कर लीजिए। जब आप वाटर फिल करेंगे तो आपको इन होल्स से वाटर बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आप देखिए जो आपने ये 4 होल्स बनाए थे, क्या चारों होल्स से वाटर सेम डिस्टेंस पे गिर रहा है? जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि अगर ये सेम हाइट पे होल्स बनाए गए हैं तो जो वाटर इनसे बाहर निकलेगा वो सेम डिस्टेंस पे जाकर के गिरेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है बेटा? इससे हमें ये पता लग रहा है कि लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। मतलब जो सेम गहराई पे लिक्विड जो है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। सेम प्रेशर लग रहा था उस लिक्विड पे सेम डेप्थ पे, ठीक है, यानी सेम हाइट पे सेम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था। उस हाइट पे जितना भी लिक्विड था उस पे सेम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था। उसी प्रेशर की वजह से वो लिक्विड उस होल से बाहर आ रहा था, ठीक है। तो सेम हाइट पे जो होल्स थे, हर होल से वाटर सेम डिस्टेंस पे इसी वजह से गिर रहा था, क्योंकि लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ठीक है। आप घरों में भी पाइप्स का यूज करते हो वाटर फिल करने के लिए, टैप में लगाकर, है ना। तो ज्वाइंट से या फिर जो होल हो जाते हैं कभी कभी पाइप में, तो उससे आपने वाटर फाउंटेन लीक होता हुआ देखा होगा। तो ऐसा इसीलिए होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिस भी कंटेनर में होते हैं, उसकी वॉल्स पर भी और बॉटम पर भी, और सेम हाइट पे वो सेम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हाइट कह लीजिए या डेप्थ कह लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपने ये लिक्विड्स का देखा, अब हम देखते हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है या नहीं। देखिए किसी बलून को इन्फ्लेट करने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें एयर या गैस फिल करनी पड़ती है ना। उसके बाद उसके माउथ को क्लोज क्यों करते हैं? वरना क्या होगा, अगर हम उसके माउथ को बंद नहीं करेंगे तो वो जो गैस या एयर है वो प्रेशर के साथ बाहर आ जाएगी। कभी आप देखिए बलून को ऐसे इन्फ्लेट करिए और उसके माउथ को आप बंद नहीं करिए तो क्या होगा, बहुत प्रेशर के साथ वो एयर बाहर आ जाती है, ठीक है। और क्या होता है, वो बलून वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब जैसे आपने बलून को इन्फ्लेट किया, ठीक है, और उसके माउथ को आपने क्लोज कर दिया,
अब अगर बलून में कोई भी होल हो जाए, आप जरा सी पिन चुभा कर देखें तो क्या होता है, उस होल से जो एयर है वो प्रेशर के साथ बाहर आती है, ठीक है। और अगर पहले से ही किसी बलून में होल है तो आप उस बलून को इन्फ्लेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो एयर हर एक डायरेक्शन में जब प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, अगर कोई होल है तो वो एयर प्रेशर के साथ बाहर आ जाएगी। और जब तक अंदर बलून के अंदर एयर फिल नहीं होगी तब तक वो इन्फ्लेट नहीं होता है, ठीक है। तो एयर अगर होल से प्रेशर के साथ बाहर आ रही है तो इसीलिए बलून इन्फ्लेट नहीं हो पाता है, ठीक है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। आपने देख लिया कि एयर सारे डायरेक्शंस में प्रेशर लगाती है। साइकिल में जब पंक्चर हो जाता है तो क्या होता है, जब साइकिल में पंक्चर हो जाता है तब भी टायर से हवा सारी निकल जाती है ना। तब आप मैकेनिक के यहाँ जाते हो और उसमें एयर फिल कराते हो, तब भी वो एयर उसके अंदर नहीं रुकती है, वो पंक्चर के थ्रू बाहर आ जाती है, क्योंकि वहां पे एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो जब तक वो पंक्चर सही नहीं कराया जाएगा तब तक एयर उसके अंदर फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गैसेस टू एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, ठीक है। तो इसका मतलब यही तो हो गया। अब एयर या गैस है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है, तो इसका मतलब है कि एयर है या फिर गैस है वो कंटेनर की वॉल्स पर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, लिक्विड्स की ही तरह, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। बेटा देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमने कई बार पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके चारों ओर एयर और गैसेस की कई सारी लेयर्स हैं, ठीक है, कई सारी लेयर्स हैं। ये है हमारी अर्थ और इसके चारों ओर कई सारी एयर और गैसेस की लेयर है, ठीक है। तो वो जो ये एयर की लेयर है, पूरा कवर है, इसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो वो जो अब हमने ये देखा था कि जो एयर होती है वो हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करती है ना, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर। तो अब जब अर्थ के चारों ओर इतनी सारी लेयर्स हैं एयर की, तो ये भी तो कोई ना कोई प्रेशर लगाएंगी ना। तो इसीलिए इन एयर की लेयर्स के द्वारा जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ये हमने पहले से ही पढ़ रखा और मैंने अभी भी बताया कि जो ये एयर का जो ये एनवेलप होता है अर्थ के चारों ओर, इसी को ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. अब जैसे इसको हम अगर अर्थ की सरफेस मान लें, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ की सरफेस है, ठीक, इसके ऊपर कई सारे किलोमीटर्स तक एयर का ये एटमॉस्फेयर फैला रहता है, कई किलोमीटर्स तक, ठीक है। The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. अब आप सोचिए कि बलून में जरा सा ही एयर फिल की जाती है तो वो कितने ज्यादा प्रेशर के साथ में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो इतनी सारी लेयर्स है एयर की, तो ये कितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती होंगी, है ना। बेटा देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। एक यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स एक्सर्ट होता है वही होता है प्रेशर, ठीक है। तो आप कोई भी एक यूनिट एरिया इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए इतना एरिया हमने ले लिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा होगा वही होता है प्रेशर। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रही है, तो आप मान लीजिए कि ये अर्थ का इतना हमने एरिया ले लिया है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सब पूरी एयर है, ठीक है, ये सारी एयर है, ठीक। एक बहुत बड़ा सा एटमॉस्फेयर होता है ना, तो ये इस यूनिट एरिया पर ये बहुत सारी एयर है, ठीक है, कई सारी लेयर्स में होती है। और हमने क्या पढ़ा था, जो अर्थ होती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, वो सारी चीजों को अपनी ओर खींचती है, पुल करती है ना। तो यानी कि अब हर चीज पे अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये एयर की इतनी सारी लेयर्स है इन पे भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा ना। तो ये जो अर्थ का ये यूनिट एरिया है ये भी इन सारी एयर की लेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है,
खींचना मतलब फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो ये यूनिट एरिया में इन एयर की लेयर्स पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये जो फोर्स लग रहा है, जो खिंचाव हो रहा है, यही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस, इस सरफेस पे जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। सरफेस की जगह पे आप यहाँ पे यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाय द एयर अबव इट, इस यूनिट एरिया के ऊपर जितनी भी एयर है उसके द्वारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। एज ग्रेविटी पुल्स इट टू अर्थ, क्यों लग रहा है? क्योंकि ग्रेविटी इस एयर को अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींच रही है, इस वजह से ये प्रेशर लग रहा है, इस वजह से ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि ये जो ये अर्थ की सरफेस है, ये एक कोई भी आप सरफेस ले लीजिए या यूनिट एरिया मान लीजिए, इसके ऊपर जितनी भी एयर की लेयर्स हैं, ठीक है, उनको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो वो जो वो फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से इस सरफेस पे जितना भी फोर्स लग रहा है, जितना भी प्रेशर लग रहा है, वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसे मेजर करते हैं बैरोमीटर के थ्रू। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिए। इसे बैरोमीटर से नापते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है उसे पास्कल कहते हैं, ठीक है। पास्कल होती है इसकी यूनिट। जैसे डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में नापते हैं ना, वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पास्कल से नापते हैं। देखिए, आपकी बुक में एक ये वाला डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपको दिखाया गया है कि कोई भी एक यूनिट एरिया मान लिया है, उसके ऊपर एयर की जितनी भी लेयर्स है उनके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है, वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखिए, हमने वहां पे अर्थ की सरफेस का यूनिट एरिया लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, इस पर्सन का जो हेड की सरफेस है उसको आप मान लीजिए यूनिट एरिया। भाई एयर तो हर जगह है ना, और वो सब पे प्रेशर लगा रही है, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना। तो वो सिर्फ अर्थ की सरफेस पर ही प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती है, वो हम सब पर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे ऊपर भी लगता है, ठीक। इस पर्सन के हेड की आप सरफेस ले लीजिए, ठीक है। इसके हेड की सरफेस के ऊपर जितनी भी एयर की लेयर्स हैं, उनको भी तो ग्रेविटी खींच रही है अपनी तरफ, हम लोगों को भी ग्रेविटी खींच रही है, और उस एयर को भी अपनी तरफ खींच रही है। तो वो इसके हेड के ऊपर जितनी भी ये एयर के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से, वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसके हेड के ऊपर, है ना। तो वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और ये हर एक चीज पर लगता है, ठीक है बेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैम ने बताया था कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है ना, और अब मैम बता रही है कि हमारे हेड पर भी लग रहा है, हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा लग रहा है, और फिर भी हम क्रश नहीं हो जा रहे हैं उसके बीच, है ना। दब जाना चाहिए हमें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारा प्रेशर है, ठीक है, और वो बैलेंस करता है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। देखिए, मैंने यहाँ पे एक ये वाली लाइन लिखी है, द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर and balances the pressure from outside. That's why we are not crushed under the force of gravity. ये है अर्थ, ठीक है। और ये मान लीजिए ये कोई भी पर्सन है, ये कोई भी पर्सन है, ठीक है। ये अर्थ है, ये पर्सन है, और इसके ऊपर एयर की कई सारी लेयर्स हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या बताया कि ये जो ये एयर की लेयर्स है, इन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, जिसकी वजह से ये एयर नीचे की तरफ खींचती है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। वो इसके सर के ऊपर भी लग रहा है ना, इसके सर के ऊपर भी लग रहा है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर भी इक्वल प्रेशर है, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर भी इक्वल प्रेशर है, जो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ आया? जो बॉडी के अंदर का प्रेशर है वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये अंदर की तरफ दबाव डाल रहा है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, और इसीलिए हम क्रश नहीं हो जा रहे हैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटी के बीच। बेटा, जब हम फोर्स पढ़ रहे थे तो हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे, जैसे कि हमने टग ऑफ वॉर गेम में भी देखा था। अगर वो दोनों टीम्स इक्वल फोर्स लगा रही थी
तो वो जो वो रोप थी वो किधर भी नहीं सरक रही थी, है ना। और हमने हैवी बॉक्स को पुश करने में भी देखा था, अगर दोनों पर्सन इक्वल फोर्स लगा रहे थे तो वो बॉक्स वो किसी भी साइड में नहीं जा रहा था। अब जैसे कि ये आपके दोनों हाथों को इस तरीके से करिए, आप इस साइड अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये हाथ उधर की तरफ जाएंगे, उधर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उधर जाएंगे। अगर आप दोनों हाथों पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो तो फिर आपके हैंड बीच में रहेंगे, ये किधर भी साइड मूव नहीं करेंगे। तो सेम वही चीज है कि अगर इक्वल प्रेशर लग रहा है तो वो भी बैलेंस हो जाता है फोर्स की तरह, ठीक। देखिए अब आपको एक गुड क्वालिटी का रबर सकड़ लेना है, ठीक है, और उसे आप किसी स्मूथ सरफेस के अगेंस्ट हार्डली पुश करिए, तो क्या होगा, वो उसे स्टिक हो जाएगा, है ना। और फिर उसे निकालने के लिए काफी ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा ताकत लगाने के बाद, अगर वो गुड क्वालिटी का है तो काफी ताकत लगाने के बाद में वो उसे हम निकाल पाते हैं, है ना। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब आप शक्कर को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उस सरफेस और शक्कर के कप के बीच मोस्ट ऑफ द एयर स्केप आउट हो जाती है, ठीक है, सारी नहीं लेकिन ज्यादातर एयर निकल जाती है बाहर, ठीक है। जब हार्डली इसको पुश किया तो इस सरफेस के बीच और ये जो ये शक्कर का ये कप है इसके बीच की ज्यादातर एयर बाहर निकल जाती है, ठीक है, और शक्कर उससे स्टिक हो जाता है। स्टिक कैसे हो जा रहा है, ये इसलिए स्टिक हो जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, वो इसको नीचे की तरफ दबा रहा है, ठीक। जो इस कप के अंदर जो एयर है वो बहुत ही थोड़ी सी बची है, वो बहुत हल्का सा ही प्रेशर लगा पा रही है, ठीक है, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये उससे स्टिक हो जाता है और इसे हटाने में बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। आपको इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर कर जाए, ठीक है। ये जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इससे जब फोर्स आपका ज्यादा हो जाएगा तब वो शक्कर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर ये जो ये शक्कर का ये कप है और ये जो ये स्मूथ सरफेस है इसके बीच की अगर सारी की सारी एयर बाहर निकल जाए, ठीक है, तो अंदर से प्रेशर लगाने वाला कोई होगा ही नहीं क्योंकि बीच की सारी एयर स्केप आउट हो गई है, ठीक है। तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक। तब क्या होगा, तब इस शक्कर को कोई भी पर्सन निकाल नहीं सकता है, ठीक है, इतना ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर सारी की सारी एयर इसमें से स्केप आउट हो जाए तब इस शक्कर को कोई भी खींचकर निकाल नहीं सकता है। देखिए अगर आप एक जनरल आइडिया लेना चाहें तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि आप अपना हेड मान लीजिए, ये हेड का जो ये सरफेस एरिया है इसको आप मान लीजिए 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके ऊपर जितनी भी एयर होगी वही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर। वो प्रेशर लगभग उतना होता है जितना 225 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जितना लगता है लगभग उतना ही प्रेशर लगेगा, ठीक है, और वो होता है अप्रॉक्स 2250 न्यूटन। इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा अगर 15 इंटू 15 सेंटीमीटर सरफेस एरिया आप अपने हेड का मान लेते हैं तो, ठीक है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। एक 17वीं सेंचुरी के जर्मन साइंटिस्ट थे ऑटो वॉन ज्यूरिक, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा पंप इन्वेंट किया जो किसी भी वेसल से एयर को पूरा बाहर खींच लेता था, यानी कि वैक्यूम क्रिएट कर देता था, ठीक है। जितनी भी अंदर एयर होती थी उसको बाहर निकाल लेता था, ऐसा पंप था, ठीक है। तो उन्होंने इस पंप की हेल्प से फोर्स ऑफ एयर प्रेशर डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है। उन्होंने कैसे फोर्स ऑफ एयर प्रेशर डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्होंने ये दो मेटेलिक हॉलो हेमिस्फीयर्स ले लिए। ये आपको दो मेटल के हेमिस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोलाकार, ठीक है। दो मेटल के अर्धगोलाकार दिख रहे होंगे और ये हॉलो थे अंदर से ये पूरी तरीके से हॉलो हैं और इनका डायमीटर था 51 सेंटीमीटर। इन दोनों ही हेमिस्फीयर्स का जो व्यास था वो 51 सेंटीमीटर था, ठीक है। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया उन्होंने। अब उनके बीच की सारी एयर उसी पंप की हेल्प से जो उन्होंने इन्वेंट किया था बाहर निकाल दी, यानी कि इन ये जो ये हॉलो हेमिस्फीयर्स है इनको जोड़ा और इसके बीच की सारी एयर निकाल दी, अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने
दोनों तरफ 8-8 घोड़े लगा दिए। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना कि ये दोनों तरफ इन हेमिस्फीयर्स को खींचकर अलग करने के लिए 8-8 घोड़े लगा दिए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब इतने सारे हॉर्सेस मिलकर भी उन हेमिस्फीयर्स को खींचकर अलग नहीं कर पाए। आप समझ रहे हैं कि 8-8 घोड़ों की ताकत, यानी टोटल 16 हॉर्सेस लगाए हैं इन दोनों हेमिस्फीयर्स को खींचकर अलग करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये खींचकर अलग नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा फोर्स ऑफ एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। देखिए एक्चुअली ऐसा हुआ इसलिए था कि अब ये दो हेमिस्फीयर्स उन्होंने लिए थे, ठीक है। ये दो हेमिस्फीयर्स थे, उन्हें इन दोनों को उन्होंने आपस में सील कर दिया था, ठीक है। पूरी तरीके से ये सील कर दिए थे। फिर इसके बीच की जितनी भी एयर थी उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया था, ठीक। अब क्या हुआ, अब जब अंदर की सारी एयर बाहर निकल गई, यानी अंदर से फोर्स लगाने वाला कोई भी है नहीं, ठीक है, और बाहर से बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जो बाहर एयर है वो एयर बराबर प्रेशर लगा रही है इसके ऊपर, ठीक है। हर एक डायरेक्शन से एयर सारे डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट करती है ना, तो ये एयर हर डायरेक्शन से इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। बाहर से कितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है, लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं। अंदर हॉलो है और हॉलो में भी एयर है नहीं, क्योंकि सारी की सारी एयर निकाल दी, वरना वो एयर इस बाहर के प्रेशर को अपोज करती, ठीक है। अब अंदर की जब एयर भी निकल गई तो अंदर कोई भी ऐसी चीज बची ही नहीं जो फोर्स लगाकर इस बाहर से लगने वाले फोर्स का अपोज करे, है ना। तो जब अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा जो इस फोर्स को अपोज करे, तो इसीलिए जो भी प्रेशर लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है, वो सब बाहर ही की तरफ से लग रहा है। इसी वजह से इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हर तरफ से एयर इतना ज्यादा प्रेशर लगा रही है कि वो इतने सारे घोड़े मिलकर भी उसे खींचकर अलग नहीं कर पा रहे। एयर की ताकत तो, हवा की ताकत तो हम सब लोग जानते ही हैं, साइक्लोन वगैरह में हमने देखा ही है, या जो ये तूफान आते हैं, बहुत भयंकर वाले साइक्लोन्स आते हैं, टॉर्नेडो वगैरह आते हैं, तो इनमें हमने हवा की ताकत तो पहले से ही देख रखी है। इतनी ज्यादा ताकत होती है कि बड़े बड़े ट्रीज को अपरूट कर देती है और कितने सारे मकान, घरों को तबाह कर देती है ना। तो एयर का तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है इस एक्टिविटी से, ये हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।